My name is Mohammed Kaif and I am from class 10D. Today I am going to present on the topic of unification of Germany and UK. So let's start with unification of Germany. सो 1848 में जो जर्मनी के मिडिल क्लास लिबरल्स थे उन्होंने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ट्राई करा था, लेकिन वो इसमें काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो गए थे। अब वो फेल क्यों हुए थे, इसके पीछे कुछ रीजंस थे, जैसे कि उन्हें जो है वहाँ के पीजेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा था, क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ये मेनली मिडिल क्लास लोगों के लिए बना रहे थे, तो उन्हें ये पसंद नहीं था। और जो बिग लैंड लॉर्ड्स थे जर्मनी के उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा था, क्योंकि वो लोग डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था टैक्स वगैरह बढ़ जाएगा और इनके खिलाफ भी लॉस आ सकते थे, तो इस मारे ये फेल हो गया। तो एक मिनिस्टर थे प्रशिया के, प्रशिया एक टेरिटरी है जर्मनी की, उनका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। अब ओटो वन बिस्मार्क जो है उन्होंने जो है यूनिफाइड जर्मनी बनाने की एक मतलब लीडरशिप ले ली थी कि मैं बनाऊंगा। तो उन्होंने अगले 7 सालों में 3 वॉर लड़ी, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड डेनमार्क के साथ, जिसकी हेल्प से जो है हमारा जर्मनी यूनिफाइड हो पाया। और जो है इन्हें आर्किटेक्चर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी भी कहते हैं। अब जनवरी 1871 में ओटो वन बिस्मार्क को जो है यूनिफाइड जर्मनी का फर्स्ट चांसलर बनाया गया, और ये जो सेरेमनी हुई थी ये पैलेस ऑफ वर्सेलिस में हुई थी। अब हम आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ यूके पे। यूनिफिकेशन ऑफ यूके जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसे स्ट्रेंज केस ऑफ यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि इनका केस काफ़ी ज़्यादा अलग था। अब जो है 18th सेंचुरी से पहले जो वहाँ था ब्रिटिश आइल्स था, उस पर मेनली 4 लोग रहते थे, इंग्लिश, स्कॉट्स, आयरिश एंड वेल्श। अब जो है वो 1688 में वहाँ के पार्लियामेंट ने जो है इंग्लैंड के वहाँ पे डोमिनेंस जमा लिया था। अब इंग्लैंड जो है इन सारे लोगों में से सबसे ताकतवर देशों में आता था। इंग्लैंड वालों ने काफ़ी अलग अलग टेरिटरी पे भी कब्जा कर रखा था। अब जो है वहाँ का जो पार्लियामेंट ने सारा रूल अपनी तरफ ले लिया था, तो फिर जो अब जो किंग एंड क्वीन थे वो सिर्फ एक पपेट रूलर की तरह रहे थे। जैसे कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने जो है मीर जाफर को एक पपेट रूलर की तरह बिठा लिया था, अब वैसे ही इनके साथ हुआ था। फिर वो जो इंग्लिश पीपल थे वो गए स्कॉटलैंड, उन्होंने वहाँ पे जो है एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया है, जिसकी वजह से अब जो है स्कॉटलैंड था वो भी उसमें आता है यूके में। अब इंग्लिश ने पूरी तरह उन पर डोमिनेट कर लिया था। अब स्कॉटिश पीपल मतलब वहाँ का नेशनल एंथम इंग्लिश में होगा, वहाँ की सारी बातें, और इंग्लिश पीपल को सारे वो दिए जाते थे राइट्स वगैरह। अब जब उन्होंने स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लिया तो उनकी अगली नज़र पड़ी आयरलैंड पे। अब आयरलैंड पे वो गए, लेकिन आयरलैंड वाले थोड़े चालाक थे, उन्हें पहले पता लग गया था कि जो इन्होंने स्कॉटलैंड में करा वो इनके साथ भी करेंगे। अब यूके और इंग्लिश पीपल ने दिमाग चलाया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल का सहारा जमाया, जैसे कि उन्होंने इंडिया में करा था कि अलग अलग रिलीजन पे, कास्ट पे और अलग अलग स्टेट के टेरिटरी पे लोगों को डिवाइड कर दो और फिर रूल करो। अब ऐसा उन्होंने वहाँ पे कैसे करा, आयरलैंड में बेसिकली 2 टाइप के क्रिश्चियंस रहते थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। अब जो यूके में प्रोटेस्टेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी एंड आयरलैंड में कम थी, तो उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प करी, जिससे वो उनकी तरफ हो गए। लेकिन आयरलैंड में जो है उन्हें पता लग गया था कि ये उन्हें पैसे खिला रहे हैं और ये मेनली हम पे रूल ही करना चाहेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्यूशन भी हुए, जिसमें से एक वुल्फटन वहाँ के एक वो थे पीपल, उन्होंने जो है वहाँ पे रिवॉल्ट करा, लेकिन वो भी फेल हो गए। फिर जो आयरलैंड भी वो यूके का पार्ट बन गया। अब जो है ये वहाँ के फ्लैग का वो है कि इंग्लैंड का पहले फ्लैग ऐसा था एंड स्कॉटलैंड का ऐसा था। अब इन दोनों को मिला दिया तो उन्होंने ये यूनियन फ्लैग बना दिया 1606 में। अब आयरलैंड का उस टाइम पे फ्लैग अब तो डिफरेंट है, लेकिन अब उस टाइम पे ये फ्लैग था। अब इन दोनों को मिला दिया तो ये यूनियन फ्लैग बन गया 1801 में। अब जब ये सारा नेशनलिज्म चल रहा था यूरोप में, आर्टिस्ट ने भी अपनी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि उन्होंने जो है अलग अलग पेंटिंग से लोगों को विजुअली दर्शाना चाहा कि लोग नेशनलिज्म की, कलेक्टिव ब्लॉगिंग की भावना जा सके। थैंक यू।